10 साल पहले जब हम लोग पटना जाते थे 15 घंटे में पटना पहुंचते थे। इन 10 सालों में पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने सड़कों पुलों का ऐसा जाल बिछाया कि आज हम लोग किशनगंज से पटना 6 घंटे में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि मैं बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना 6 घंटे में पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। किशनगंज मेरा सबसे दूर राजधानी पटना से। आज से 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अगर 2015 तक हम हर गांव में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो हम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। आज कोचाधामन विधानसभा के 30 पंचायत 360 गांव टोले सभी गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कर दिया। सारे गांव में आज बिजली पहुंचे। आज गांव देहातों में भी 22 से 23 घंटे बिजली रहा करती है। आपके बगल में यहाँ बारामसिया है, महानंदा नदी के उस पर 550 करोड़ की लागत से सेंट्रल ग्रिड बनकर तैयार है। उसी के बगल में सिंगिया चकंदरा है, 250 करोड़ की लागत से स्टेट ग्रिड बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपके दौला में भी अभी इन 6 देहात के 6 पंचायतों को बिजली शहर के फीडर से मिला करती है। दौला में भी जमीन की खोज की जा रही है। आने वाले दिनों में इन देहाती इलाकों के लिए अलग फीडर सब स्टेशन बनाने के लिए दौला में भी जमीन की खोज की जा रही है। जब जमीन मिल जाएगी तो यहाँ इन 6 पंचायतों के लिए अलग से एक सब स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। उसका भी काम की शुरुआत हो गई। हम लोग जब गांव घूमते थे, लोगों से शिकायत मिलती थी, जहां से भी बारिश होती है, आंधी चलती है, बिजली का पुराना जर्जर तार टूट कर गिर जाता है। जब इसकी शिकायत हम लोगों ने अपने नेता श्री नीतीश कुमार से की, विधानसभा में इस मामले को रखा गया, तो आज किशनगंज जिले के जितने भी पुराने बिजली के जर्जर तार और पोल हैं, उसको बदलने के लिए स्वीकृति मिल गई है। हैदराबाद की गोपी कृष्णा कंपनी को ठेका मिल गया है। सामान की आपूर्ति की जा रही है। आने वाले दिनों में किशनगंज जिले में जितने भी पुराने जर्जर बिजली के तार और पोल हैं, सबको बदल देंगे। ये हमारे नीतीश कुमार की देन। आने वाले दिनों में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार ने किसानों को सस्ते दाम में बिजली उपलब्ध कराकर उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अलग फीडर बनाने की स्वीकृति दी है, जिसका काम भी चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के किसानों को भी पंजाब और हरियाणा के तरह उनके खेतों में बिजली पहुंचेगी और बहुत सस्ते दामों में वो अपने खेत की सिंचाई कर पाएंगे। आज से 10 साल पहले आप सब लोग जानते हैं कि इस जिले में मात्र 17 हाई स्कूल थे। आज 97 हाई स्कूल है। पिछला में हाई स्कूल है, दौला में हाई स्कूल है, महनगांव में है, चकला में है, दासपाड़ा में है, बेलुआ में है। इन 6 पंचायतों में कहीं भी हाई स्कूल नहीं था। हमारे नेता नीतीश कुमार का लक्ष्य है कम से कम हर प्रत्येक पंचायत में एक हम हाई स्कूल खोलवाएंगे। और 126 पंचायत है, 97 हाई स्कूल आज बनकर तैयार है। आने वाले दिनों में सभी पंचायतों में एक हाई स्कूल हो। आज कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, 1 क्लास से लेकर MA तक, सब आदमी को छात्रवृत्ति मिला कर रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार की देन है। 1 क्लास से MA तक पढ़ने वाले। 2006 में श्री नीतीश कुमार ने 2 योजनाओं की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, ये 2 योजनाएं बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली साबित हुई है। और देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक भी इसका अध्ययन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा क्या जादू कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। और दूसरे देश और देश के दूसरे राज्य इन योजनाओं को अपने यहाँ लागू करने की सोच रहे हैं। अभी कोई भी बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करता है 10,000 रुपये का चेक, सेकंड डिवीजन 8,000 रुपये का चेक, इंटर में लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास करती है 15,000, सेकंड डिवीजन को 10,000। हमारे जितने भी टैलेंटेड मेधावी छात्र हैं जो बिहार से बाहर इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्राइवेट कॉलेजों में करते हैं, उनका कॉलेज का फीस भी बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देने का काम कर रही है। आज इस जिले में 500 तालीमी मरकज है, 250 टोला सेवक है, विकास मित्र है। हमारे मदरसा शिक्षकों की क्या स्थिति थी? इन 10 सालों में नीतीश कुमार ने उनको 300% डीए देने का काम किया। इतना ही नहीं कि उन्हें छठा वेतन मान दिया, और आज अब तक उन्होंने 814 नए मदरसों की स्वीकृति दी, जिनकी लड़ाई 1987 से लोग लड़ रहे थे। 2459 कैटेगरी के 205 की पहले स्वीकृति दी, आज 609 की फिर स्वीकृति दी। आपके बगल में अर्राबाड़ी पोठिया में है। इस देश को आजाद हुए 68 साल हो गए। 68 सालों में भी सभी सरकारों ने मिलकर इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया जितना बड़ा नीतीश कुमार ने एक झटके में 990 करोड़ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद कृषि कॉलेज 15 महीने में खड़ा करने का काम किया। 10 अगस्त 2015 को हमारे नेता नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। आपके बगल में AMU चकला में, आप सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, केंद्र सरकार की फातमी कमेटी ने बिहार में कटिहार के लिए जमीन मांगी थी। हमारे नेता नीतीश कुमार की ये सोच थी कि बिहार में किशनगंज जिला अल्पसंख्यकों बहुल जिला है और यहाँ के अल्पसंख्यक तालीम में सबसे पिछड़े हैं, इसलिए उन्होंने कटिहार के बदले किशनगंज में जमीन देने के लिए केंद्र सरकार को राजी भरी। बहुत विवाद हुआ और एक टुकड़े में जमीन दी। आज जब उस जमीन की महानंदा नदी से कटाव हो रहा था, हम लोगों ने अपने नेता नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाई और 1 करोड़ 34 लाख की लागत से आज जमीन को कटाव रोकने का काम हुआ। आप सबने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो बोलते हैं वही करते हैं, और आने दिनों में उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगर मुझे फिर लोगों ने मौका दिया तो आने वाले दिनों में 5 सालों में हर घर में नल का पानी, जो पानी बिस्लेरी का 20 रुपया बोतल हम लोग खरीदते हैं, हम हर घर में पहुंचाने का काम ये लक्ष्य रखा है। उन्होंने वादा किया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम हर बेरोजगार नौजवानों को 1,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे और 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड उनको उपलब्ध कराएंगे। वो जब चाहे 4 लाख तक लोन सस्ते दर पर बैंक से लेकर अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। ये उन्होंने लक्ष्य रखा है। आज से 15 महीने पहले आप सबने देखा किस तरह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबको झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे कर देश की सत्ता हासिल करने का काम किया। उन्होंने चुनाव के वक्त वादा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं 100 दिन के अंदर देश का जितना काला धन, ब्लैक मनी विदेशों में जमा है उसको मैं वापस लाऊंगा। ये इतना रुपया है कि यहाँ के हर भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपये मिलेगा। क्या किसी को फूटी कौड़ी मिली क्या?
आज 100 दिन के 450 दिन हो गए। अब उनके अमित शाह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले दिनों एक टीवी पत्रकारों से इंटरव्यू में कह दिए कि ये तो चुनावी जुमला था। मतलब बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे अगर मैं प्रधानमंत्री बन गए। जब प्रधानमंत्री बन गए उन्होंने फैसला क्या लिया, अगले आदेश तक सारे केंद्र सरकार की नौकरियों पर रोक लगाने का काम किया। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि मैं आज किसान कितने परेशान हैं। एफसीआई को किसानों का अनाज खरीदना था, नहीं खरीद रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने पैक्स के माध्यम से बोनस देकर अनाज खरीदवाने का काम किया। इन्होंने वादा किया था आज से 15 महीने पहले कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं देश में अच्छे दिन लाऊंगा। इनकी सरकार आई, ये कैसा अच्छा दिन ला रहे हैं ये सब आपके सामने में। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हर पंचायत में 150 इंदिरा आवास मिला करता था ताकि गरीबों के घर का सपना पूरा हो सके। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये 150 इंदिरा आवास घटकर 17 हो गया ना, और आने वाले साल में ये घटकर 8 होने जा रहा है। 150-8 नारा दिया अच्छे दिन, तो यही अच्छे दिन है। बीआरजीएफ योजना बंद, 13वीं वित्त आयोग बंद, मनरेगा योजना जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने का प्रोग्राम कार्यक्रम है, जब से मोदी जी आए सारे पंचायतों में काम ठप है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम ठप है, नेशनल हाईवे का काम ठप है। 15 महीने में एक एक कर सारे वादों से मुकर गए। आज जब फिर चुनाव आया है तो फिर वादों की छड़ी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। सारे 10 करोड़ बिहारियों को अपना परिवार मानकर, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। तो अच्छे दिन आएंगे, नीतीश कुमार लाए हैं और लाएंगे। नरेंद्र मोदी कभी अच्छे दिन नहीं ला सकते हैं। पिछले 15 महीनों में आप सब लोग देख रहे हैं देश को कहां पर लेके पहुंचा दिया। देश आज संकट में है कि ये देश सेकुलर रहेगा या फिर ये फासिस्ट हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में। फैसला आपको करना है। यही वजह है कि आप सब लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार कभी एक मंच पर हो सकते हैं। लेकिन दोनों ने देखा कि देश खतरे में है, इसलिए सारे गिले शिकवे को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आने का काम किया। और मैडम सोनिया गांधी ने भी उन पर अपना हाथ रखा कि सबको मिलकर पहले इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है, जिसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से हो चुकी है। यही वजह है कि आज ये 3 दलों का महागठबंधन बना है। पूरे बिहार में महागठबंधन की आंधी चल रही है। 2 फेज का चुनाव हो चुका। आप सब लोग अखबारों में, टीवी में देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बिहार में नहीं मिला। यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री की लड़ाई में अपना चेहरा पेश कर दिया। लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी।
ये पहली बार है कि एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लड़ाई में अपना चेहरा लेकर मैदान में है। फिर भी एग्जिट पोल हुए, उसमें 52% लोगों की पसंद नीतीश कुमार, 47% लोगों की पसंद बिहार के नरेंद्र मोदी। फिर भी वो मैदान में पीछे रहे। तब ये आरएसएस भाजपा वालों ने एक प्लान किया कि क्यों नहीं हमको महाराष्ट्र का थ्योरी यहां बिहार में अपनाया जाए। 1 साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, आप सब लोग जानते हैं कि यही अवैसी ब्रदर्स हैदराबाद से ठीक चुनाव से पहले जाके वहां कूद गए, चुन चुन कर 34 जगह को चुना, 34 जगह उम्मीदवार खड़ा किए, 2 सीट तो जीत गए, लेकिन भाजपा शिवसेना की सरकार बनाने से नहीं रोक सके। आज महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग परेशान हैं, इन बंधुओं को खोज रहे हैं कि भाजपा शिवसेना की जब से सरकार बनी है कैसे कैसे फैसले ले रहे हैं। ये सब आपके सामने में, आप लोग अखबार, टीवी, मीडिया में डेली देखते हैं। लोग परेशान हैं, महाराष्ट्र मुंबई के इन भाइयों को तलाश रहे हैं। कल को तुमने कौम और मिल्लत की बात की थी, आज तुम कहां भाग गए। आज हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब के मुंह में ताला लग गया है, और यही वजह है कि भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी ने अवैसी से एक डील किया कि बिहार में कैसे बीजेपी की सरकार बनाई जाए। आप सबने देखा, एशियन एज एक अखबार है जो कलकत्ता से छपती है, उसके पहले पेज की खबर है। हर दिन टीवी में ये सवाल आता है कि आपका भाजपा से डील हुआ है, उसका जवाब अवैसी ब्रदर्स को देना पड़ रहा है कि इन लोगों का डील हुआ है कि ये सीमांचल में जाकर माहौल खराब करें ताकि दूसरे तरफ वोटों का ध्रुवीकरण हो और हमारी नैया पार लग जाए। हमारे अमजद अली भाई ने सही बताया कि जब जो सरकार आती है, जब कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ, टीआरएस है तो टीआरएस के साथ, तेलुगु देशम रहे तो तेलुगु देशम के साथ। आज भाजपा की सरकार है तो उनके साथ, क्योंकि उनके 5000 करोड़ के अवैध संपत्ति को बचाना है। आज ये लोग कौम और मिल्लत की बात कर रहे हैं। हमारे अमजद भाई ने एक एक कर आपको बताया वहां पर क्या जुल्म हो रहा है। उनको फुर्सत नहीं है कि वहां के कौम और मिल्लत के लोगों की के दर्द को बांटें। आज ये सीमांचल की बहाली की बात करते हैं, जबकि आपको मालूम होगा जिस कंस्टिट्यूंसी से वो एमपी हैं, 40 साल से बाप बेटे एमपी हैं, और उससे बदहाल लोकसभा क्षेत्र पूरे भारत में कोई नहीं। आप जाइएगा तो इसे देख के ही पता चल जाएगा कि ये अवैसी साहब का कंस्टिट्यूंसी है। सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। फिर एक आदमी को आपने देखा कि 15 महीने पहले वो दवाई की दुकान करते थे, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, उनको वहां से उठा के लाए, जीरा पार्षद का इलेक्शन लड़ाए, अपने पैसे, अपनी मेहनत, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर फिर एमएलए का टिकट दिया, एमएलए बनाए। उस वक्त वो तस्लीमुद्दीन साहब के शान में क्या कहते थे, ये सियासत के वली हैं, सीमांचल के गांधी हैं, हम और हमारे गार्जियन हैं। जब उनसे मतलब निकल गया तो उसी मुंह से फिर कहे कि ये फिरौन है, गुंडा मवाली का सरदार। फिर लालू प्रसाद यादव के कसीदे करने लगे, ये सेकुलरिज्म का अलमबरदार है। इन्होंने ही आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में
यूपीए गठबंधन के तहत किशनगंज लोकसभा का सीट मौलाना असरारुल हक को गया। इनके पेट में दर्द होने लगा। इनको विश्वास था कि मैं अपनी चिकनी चौड़ी लखनवी उर्दू से लोकसभा का मैदान मार लूंगा। जब टिकट नहीं मिली, इन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक पीठ में छुरा घोंपकर नीतीश के चरण में आने का काम किया। एमएलए की कुर्सी को लात मार दिए। नीतीश कुमार ने भरोसा किया, और जब भरोसा किया, इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। चुनाव मैदान के ठीक बीच 15 अप्रैल 2014 को वो काला दिन आया जिस दिन ये चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। उस दिन वो मीडिया से क्या कहा था उन्होंने यही गले फाड़ कर कहा था कि मैं भाजपा आरएसएस को रोकने के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। उनकी इस कुर्बानी को भाजपा आरएसएस वाले ने इतना वीडियो क्लिप जारी किया कि 24 अप्रैल 2014 जिस दिन किशनगंज लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जितने चरणों में बिहार और देश के अन्य भागों में चुनाव हुआ, पूरे वोटों का ध्रुवीकरण नरेंद्र मोदी के पक्ष में हुआ। उस वक्त की ये भाजपा की सरकार बनाने में मदद किए। आज जब सारी ताकतें एक जगह हैं कि भाजपा आरएसएस को रोकना है, तो ये हैदराबाद से एक अवैसी बंदूक को लाकर सीमांचल में आग लगाने का काम कर रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार को कह रहे थे कि वो विकास पुरुष है। पिछले 9 सालों में मैं एमएलए था, मैं विपक्ष में था, मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं नीतीश कुमार का दामन थामा हूं ताकि किशनगंज में विकास हो। आज अब वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सोनिया गांधी ने यहां विकास नहीं किया। 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाले थे, उम्मीदवार नहीं मिला, 6 सीट पर आकर टिक गए। क्या 6 सीट में ये फिर चुनाव जीतकर क्या यहाँ का विकास कर लेंगे? कल तो इन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं विपक्ष में था, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। 9 साल एमएलए रहे, 5 साल जिला पार्षद रहे, सिर्फ बात की जादूगिरी में अपना नैया पार करते रहे। पिछले 14 महीनों में आप सबों ने मुझे मौका दिया। इन 14 महीनों में 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 घंटा मैंने पोचा दामन की 5 लाख आबादी, 2,16,000 वोटर्स को अपना परिवार मानकर, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर, जहां से भी जिसने आवाज लगाई, मैंने हाजिरी लगाने का काम किया। 7 अक्टूबर को किशनगंज जलाने की साजिश हुई। 10 अक्टूबर को यहाँ सुरजापुर कानकी में कहाँ गए ये कौम और मिल्लत के रहनुमा? कहाँ ये सोए हुए थे? उस वक्त ये भी मोदी के तरह देश विदेश की सैर करने में मस्त थे। आज जब चुनाव आ गया तो इनको कौम और मिल्लत की याद आ गई है। 7 अक्टूबर को किशनगंज में मामला हुआ। मैं वीरपुर में अपने गांव में था, बकरीद में। मैं उसी वक्त आया और चट्टानी एकता बनकर हिंदू और मुसलमानों के बीच खड़ा हुआ, और जो लड़ने वाली ताकतें हैं उनके इरादों को चकनाचूर किया। यही बात आपके सुरजापुर में 10 बजे मुझे सूचना मिली। उसी वक्त 12 गाड़ियों के काफिले के साथ डीएम, एसपी पूरे को अपने क्षेत्र की नाकेबंदी करवाई, हर जगह मजिस्ट्रेट तैनात करवाए कि बंगाल का झगड़ा बंगाल में समझे, हम बिहार में हम लोग मिल के रहेंगे, हम लड़ने नहीं देंगे। कहाँ गए थे ये कौम? 15 महीने से ये सीन से गायब रहे। आज जो इनको कौम और मिल्लत की याद आ गई है, जो आदमी पिछले 15 महीनों में
3 बार गिरगिट की तरह चेहरा बदला, वो आपका मेरा जनसेवक खादिम सेवक नहीं हो सकता है, नहीं हो